आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन के बारे में, यानी कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में हमें एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल एंड टर्पेनॉइड्स का अकरेंस पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, आइसोलेशन पढ़ना है और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर होगी। अगर बात करें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एटलीस्ट एल्कलाइड्स और ग्लाइकोसाइड में तो हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, इन दोनों पे क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में। एल्कलॉइड्स के बारे में बात करेंगे कि एल्कलॉइड्स क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एल्कलॉइड्स के बारे में जितनी चीजें पता हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने एडजिट जो लिखा है यही लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को जो भी एल्कलॉइड्स के बारे में पता है आप वहां पे इसको इजिली लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। द टर्म एल्कलॉइड्स is the extremely useful, is commonly applied to basic nitrogenous compounds and it may be exist in primary amines, secondary amine, tertiary amines of the plant origin that are physiologically active. About 21,000 alkaloids has been identified। यानी कि जो हमारा एल्कलॉइड्स टर्म होता है वो एल्कली लाइक, यानी कि एल्कलॉइड्स से ही आपको पता चलता है कि जो भी हमारा केमिकल एल्कलॉइड्स होगा वो एल्कली लाइक होगा, यानी कि बेसिक टाइप का सबस्टांसेस होगा। ठीक है, वो एल्कली लाइक होगा। इज द एक्सट्रीमली यूजफुल इन कंटिन्यूअस, ये क्या होगा, बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ था। जो भी एल्कलॉइड्स होंगे वो एल्कली लाइक होंगे और नाइट्रोजिनस कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है इर्गोटामीन। इर्गोटामीन जो होता है वो 5 नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। आगे हम बात करें, ये जो एल्कलॉइड्स है वो प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, यानी प्राइमरी अमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, और सेकेंडरी अमीन का मतलब होता है NH ग्रुप, और टर्सरी अमीन का मतलब हो सकता है N ग्रुप। ठीक है, ये कोई भी किसी भी ग्रुप का एल्कोलाइड्स हो सकता है। अगर बात करें फिजियोलॉजिकली एक्टिव एल्कोलाइड्स की बात करें तो अभी तक 21,000 एल्कोलाइड को अभी तक हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है। तो इतने टाइप के एल्कोलाइड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और जो भी एल्कोलाइड होगा वो एल्कली लाइक होगा और वो नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलके बने हुए होंगे, यानी कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। एल्कोलाइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि एल्कोलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट द साल्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद एसिड यूजुअली फ्रीली सॉल्युबल। लेकिन जो एल्कलॉइड्स का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो एक सॉल्ट बनता है, यानी कि जब भी एल्कलॉइड्स प्लस एसिड मिलेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा। क्योंकि एल्कलॉइड्स हम बोल रहे हैं तो एल्कलॉइड क्या है, एक तरह से बेसिस का काम करेगा, और जब आप एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, और जो वो सॉल्ट होगा वो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो अगर एल्कलॉइड्स की बात करें तो एल्कलॉइड्स जो होता है डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन जब एल्कलॉइड्स की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा देते हैं तो वो सॉल्ट बनाता है, और वो सॉल्ट जो होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। इसके बाद देखते हैं, तो एल्कलॉइड्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके अलावा जो एल्कलॉइड्स होता है वो ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये हो गया एल्कलॉइड्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें कुछ पार्ट और है, आप देखिए समझिए, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। द फर्स्ट कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ एन एल्कलॉइड्स कॉनिन वाज अचीव्ड इन 1886 बाय जर्मन केमिस्ट अल्बर्ट लेडेनबर्ग। द टर्म एल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय मिजनर इन 1819। यानी कि सबसे पहला जो एल्कलॉइड्स था यानी कि कॉनिन, उसको सबसे पहले सिंथेसिस करने का काम किसने किया था, तो जर्मन केमिस्ट एल्बर्ट लेडेनबर्ग ने किया था। और वो किस ईयर में किया था, तो 1886 में जर्मन केमिस्ट अल्बर्ट लेडेनबर्ग ने कोनिन एल्कलॉइड्स को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था। उसके बाद जो एल्कलॉइड्स टर्म है, जिस एल्कलॉइड टर्म का हम यूज कर रहे हैं, उसको सबसे पहले किसने दिया था, तो साइंटिस्ट मिजनर साहब ने दिया था 1819 में।
ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपका कि सबसे पहले एल्कोलाइड सिंथेसाइज किसने किया था, तो अल्बर्ट लेडेनबर्ग ने 1886 में किया था, और टर्म एल्कोलाइड्स किसने दिया था, तो मिजनर ने 1819 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें केमिस्ट डेरोशन इन 1803 आइसोलेटेड द एल्कोलाइड नार्कोटीन, यानी कि एक हमारे पास एल्कोलाइड है नार्कोटीन, इसका सबसे पहले यानी कि केमिस्ट डेरोशन ने 1803 में आइसोलेट किया था किसको, एल्कोलाइड्स को, यानी कि एल्कोलाइड्स को 1803 में आइसोलेट किया था नार्कोटीन ने। ठीक है, नार्कोटीन को। इन द सेम ईयर मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम वाज आइसोलेटेड बाय शार्टर्नर, यानी इसके बाद मॉर्फिन और ओपियम को आइसोलेट किया था सर टर्नर ने, और पेटियर एंड कवेंटन ने आइसोलेट किया था एमेटीन एल्कलॉइड्स को इन 1817 और कोल्चिसिन इन 1819। यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि डेरोशन ने 1803 में एक एल्कलॉइड को क्या किया था, सिंथेसाइज किया था, जिसका नाम था नार्कोटीन, लेकिन उसी ईयर यानी 1803 में मॉर्फिन को ओपियम से आइसोलेट किया था सर टर्नर ने, और उसके बाद पेटिटर एंड कैवेंटन ने आइसोलेट किया था इमेटीन को 1817 एंड कोल्चिसिन को 1819 में। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है, आप लोगों को उसको याद रखना है, लेकिन फर्स्ट जो कंप्लीट सिंथेसिस आपको पूछ लिया जाए, आप बोलेंगे कि सर 1803 में ही एल्कोलाइड्स की सिंथेसिस हो गई थी, लेकिन जो कंप्लीट सिंथेसिस है वो नहीं हुआ था। कंप्लीट जो सिंथेसिस प्रोसेस है वो सबसे पहले 1886 में हुआ था, किसके द्वारा, अल्बर्ट लेडेनबर्ग साहब के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया एल्कोलाइड्स के बारे में इनिशियल यानी इंट्रोडक्शन। आपको कुछ और भी आता हो या इसके अलावा आप लोग कुछ याद हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में तो इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ट्रू एल्कोलाइड्स। ट्रू एल्कोलाइड्स क्या होता है, ट्रू एल्कोलाइड्स derived फ्रॉम अमीनो एसिड एंड दे शेयर अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन, यानी कि ट्रू एल्कोलाइड्स ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड के द्वारा बनते हैं। अमीनो एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमीनो एसिड का मतलब होता है कि एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है, उसके साथ 4 वैलेंसी अटैच्ड होती है। ठीक है, COOH ग्रुप जुड़ा होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीन ग्रुप होता है, और एक R जो कि चेंजेबल ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू एल्कोलाइड्स ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं और किसी भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग का क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। कोई भी मान लीजिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन रही है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन रही है, जैसे कि मान लीजिए पायरिडीन, एक मान लीजिए केमिकल है, आप लोगों ने देखा पायरिडीन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। तो उसी टाइप कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनेगी उसमें नाइट्रोजन होगा, तो वो क्या होगी, ट्रू एल्कोलॉइड्स होंगे। ठीक है, दीज एल्कोलॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस विच बायोलॉजिकली एक्टिव इवन इन लो डोजेज। ये जो एल्कोलॉइड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं एज अ लो अमाउंट में। अगर लो अमाउंट में भी इनका यूज किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें इसका एग्जाम्पल, ट्रू एल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एल्कोलाइड्स इंक्लूड सच एज द बायोलॉजिकल एक्टिव एल्कोलाइड्स एज कोकैन, यानी कि इसका एग्जाम्पल है कोकैन, क्विनीन, डोपामीन एंड मॉर्फिन। ये क्या है, ट्रू एल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोग बस सिंपली इसमें याद रखिएगा कि ट्रू एल्कोलाइड्स अमीनो एसिड के द्वारा क्या होता है, डेराइव होता है, और उसके एग्जाम्पल कोकैन, क्विनीन, डोपामीन एंड मॉर्फिन होते हैं। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रू एल्कोलाइड्स के बारे में बताइए, तो आप लोग उसको बता लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटो या अमीनो एल्कोलाइड्स भी बोलते हैं दूसरा, यानी कि प्रोटो एल्कोलाइड्स आर द कंपाउंड इन विच एन एटम डेराइव्ड फ्रॉम एन अमीनो एसिड, यानी कि ये भी जो होता है, यानी कि प्रोटो एल्कोलाइड्स या अमीनो एल्कोलाइड्स ये भी होते हैं जो अमीनो एसिड से ही डेराइव्ड होते हैं, लेकिन जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए बेंजीन, आप लोगों ने देखा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, होमोसाइक्लिक होती है, क्योंकि उसमें कार्बन ही होते हैं, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसलिए जो भी है प्रोटो या अमीनो एल्कोलाइड्स होंगे उसमें क्या होगा, वो भी अमीनो एसिड से ही डेराइव्ड होंगे, लेकिन उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोटो एल्कोलाइड्स या अमीनो एल्कोलाइड्स भी बोलेंगे। अगर उसका एग्जांपल बात करें तो हॉर्डेनियन
मस्कैलिन एंड योहमीबीन होता है। ये उसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें स्यूडो एल्कलॉइड्स। स्यूडो एल्कलॉइड्स आर कंपाउंड दैट बेसिक कार्बन स्केलेटन ऑफ व्हिच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड। स्यूडो एल्कलॉइड्स ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, जो कार्बन चेन होती है वही अपने आप मॉडिफिकेशन कर लेती है, जिसको हम एल्कलॉइड्स नाम दे देते हैं। इसमें कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्यूडो एल्कलॉइड्स भी बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोनिन, कैपेसियन, इफेड्रिन, सोलेनिडीन, कैफीन एंड थियोब्रोमीन, ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने देखा, क्लासिफिकेशन किया एल्कलॉइड्स का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रू एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड के द्वारा डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रोटो एल्कलॉइड्स या अमीनो एल्कलॉइड्स ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से डिराइव्ड तो होंगे लेकिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे, जो कि नाइट्रोजनस ग्रुप जो होता है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, और इसके एग्जांपल हमने देखा था ऑर्डिनिन। नेक्स्ट स्यूडो एल्कलॉइड्स के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं होगा, इसमें कार्बन की स्केलेटन होगी, बस वही प्रेजेंट होगा, उसको बोल देंगे हम स्यूडो एल्कलॉइड्स। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अगर हम अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एल्कलॉइड्स का, तो चलिए आइए हम देखते हैं। इसमें भी अगर आपको अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट पता हो तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना सफिशिएंट नोट्स है उतना हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है। इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना एटलीस्ट लिखा है अगर उतना भी पढ़ते हैं तो आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को इसके अलावा और भी चीजें पढ़नी है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। प्लांट हैव बीन अ रिच सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स बट सम आर फाउंड इन द एनिमल, यानी कि जो प्लांट होता है उसमें तो एल्कलॉइड्स पाया जाता है, उसके अलावा कुछ एनिमल्स में भी एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल मस्कोपाइरिडीन इन मस्क डियर, एक मस्क डियर एनिमल होता है जिसमें मस्कोपाइरिडीन नामक एल्कलॉइड्स पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें फंजाई में भी आप एल्कलॉइड्स पा सकते हैं, उसमें उसका एग्जांपल है इर्गोट एल्कलॉइड्स इन क्लाइबिसेप्स परप्यूरिया, यानी कि जो एर्गोट एल्कलॉइड्स होता है वो क्लाइबिसेप्स परप्यूरिया में पाया जाता है। इंसेक्ट की अगर बात करें स्कोपोलामाइन इन एपिस मेलिफेरा, यानी कि इंसेक्ट में भी एल्कलॉइड्स पाया जाता है और वो है स्कोपोलामाइन, किसमें पाया जाता है, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा यानी कि हनी बी में, हनी बी के द्वारा भी हमें एल्कलॉइड्स मिलता है जिसका नाम होता है स्कोपोलामाइन, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा भी मिलता है जिसे बोलते हैं सायोसाइमिन, सायोसाइमिन होता है जो कि स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा, ठीक है, एरियोजिनोसा के द्वारा मिलता है सायोसाइमिन। ये होता है एक एल्कलॉइड्स होता है जो कि स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा के द्वारा मिलता है। प्रैक्टिकली एल्कलॉइड्स आर आल्सो ऑब्टेन इन द लेबोरेटरी बाय केमिकल सिंथेसिस, और इसके अलावा हम केमिकल सिंथेसिस करके लेबोरेटरी में भी एल्कलॉइड्स को अब बना ले रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इन द प्लांट किंगडम द एल्कलॉइड्स अपीयर टू हैव अ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्टेन फैमिली एंड जेनेरा, यानी कि एल्कलॉइड्स हर जगह पाया जाए कोई जरूरी नहीं है, कुछ जेनेरा ऐसे हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा पाया जाता है एल्कलॉइड्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एमॉन्ग द एंजियोस्पर्म डेट, यानी कि जो भी हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, यानी कि प्लांट को आप लोगों को पता होगा दो डिवीजन में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है उसमें पाया जाता है, उसकी फैमिली है लेगुमिनोसी, पेवेरिएसी, रेनिक्यूलेसी, रूबिएसी, सोलेनेसी एंड बारबेरिडिएसी। ये जो भी फैमिली का हमने नाम बताया है उसमें बहुत ही ज्यादा एल्कलॉइड्स पाया जाता है, और ठीक है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म रेयरली कंटेन्स द एल्कलॉइड, और जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें एल्कलॉइड्स नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी एंजियोस्पर्म है तो कुछ फैमिली हमने इसमें डिस्कशन किया है, जैसे लेगुमिनोसी, पेवेरिएसी, रेनिकुलेसी, रूबिएसी, सोलेनेसी और बारबीडिएसी। ये कुछ फैमिली है जिसमें एल्कलॉइड्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें बहुत ही रेयर ही एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, यानी कि एल्कलॉइड्स को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बेसिकली दो प्रोसेस हैं, एक है स्टार्स ऑटो प्रोसेस और एक होता है मेंस के प्रोसेस, ठीक है। इसका अगर स्टार्स ऑटो प्रोसेस आप लोगों को पता होगा तो मेंस के प्रोसेस भी आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। आप लोगों को जो कि नोट्स में
मिल जाएगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे स्टार्ट ऑटो प्रोसेस के बारे में। इनिशियली पाउडर मटेरियल आर डिफाइटेड विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड मॉइस्ट विथ वाटर एंड ट्रीटेड विथ NH3 फ्री एल्कोलाइड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्कोलाइड कंटेनिंग पाउडर ड्रग को लेना है, उसको हम क्या करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा, वो डिफाइटेड हो जाएगा, यानी कि जो भी उसमें रेजिन, टैनिन्स या जो भी फैटी सबस्टांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको NH3 के साथ ट्रीट कर देंगे। जैसे ही हम NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें फ्री एल्कोलॉइड्स मिल जाएंगे, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बची रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो फैटी इंप्योरिटीज है वो तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन कुछ और इंप्योरिटीज बची रहेंगी। उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, देन एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म ईथर एंड कंसंट्रेट इट। अब उसके बाद जो भी हमें एक्सट्रैक्ट मिला है, यानी डिफैटेड एल्कोलाइड्स के बाद जो भी हमें डिफाइटेड एल्कोलाइड्स करने के बाद जो भी हमें केमिकल मिला, उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिला के मिक्स कर लेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्लोरोफॉर्म और ईथर के साथ सायरा से मिक्स कर लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देन डिजोल्व द एल्कलाइड साल्ट एंड बेसिफाइड विद अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब उसके बाद जो भी हमें कंसंट्रेट सोल्यूशन मिला है उसको हम क्या करेंगे, बेसिफाइड कर लेंगे, यानी कि उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय एडिंग अमोनिया या सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करके उसको हम क्या कर लेंगे, बेसिक बना लेंगे। और बेसिक बनाने के बाद वो क्या होगा, एल्कोलाइड्स जो भी होगा वो ऑर्गेनिक फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम ड्राई करके प्राप्त कर लेंगे अपने एल्कोलाइड्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एल्कोलाइड्स होगा उसको डिफाइटेड करेंगे और अमोनिया की सहायता से उसको फ्री एल्कोलाइड्स कर लेंगे। उसमें अब क्या बची रहेंगी, कुछ ही इंप्योरिटी बची रहेंगी। अब उसको हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करके उसको क्या कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे। कंसंट्रेट करने के बाद कुछ इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बेसिफाइड कर लेंगे अमोनिया या सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से और उसको फाइनली ड्राई करके हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे अपने एल्कोलाइड्स को। तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। अब नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स, यानी कि किसी भी एल्केलॉइड को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आता है मेयर्स रिएजेंट, इसे बोलते हैं पोटेशियो मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। एंड टेक द एल्कोलाइड्स मटेरियल मिक्स विथ मेयर रिएजेंट देन ऑब्टेन क्रीम कलर PPT। यानी कि हमें पहचानना है कि कोई सबस्टांसेस है या कोई केमिकल एल्कोलाइड्स है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस एल्कोलाइड्स को मेयर्स रिएजेंट में ऐड कर देंगे। यानी कि पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन में अगर उसको हम ऐड कर देते हैं तो क्रीम कलर का PPT मिल जाएगा, यानी क्रीम कलर की PPT मिल जाएगी, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्कोलाइड्स है। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें तो वैगनर्स रिएजेंट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या करेंगे, एल्कोलाइड्स मटेरियल को लेंगे और उसके बाद हम वैगनर्स रिएजेंट के साथ मिक्स कर देंगे। और जैसे ही हम वैगनर्स रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे तो हमें ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन यानी कि PPT मिल जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एल्कोलॉइड्स है। नेक्स्ट अगर बात करें ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, टेक द एल्कोलाइड्स मटेरियल मिक्स विद द ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट देन ऑब्टेन रेडिश ब्राउन PPT। यानी कि जब भी ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के साथ हम मिक्स कर देंगे एल्कोलाइड्स को तो वो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये एल्कोलाइड्स है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए एल्कोलाइड्स के करने के लिए। इसके अलावा 2-3 और एक्स्ट्रा भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। आप लोग हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे विजिट कीजिए, वहां से आप लोगों को इसके नोट्स भी इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं थेराप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ एल्केलॉइड्स। तो एक्ट ऑन CNS, सबसे पहले हम बात करेंगे CNS पे एक्ट करने वाला एल्केलॉइड्स कौन कौन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डिप्रेसेंट यानी कि जो मॉर्फिन होता है वो एज ए डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। स्टिमुलेंट यानी कि कैफीन, जो कैफीन होता है वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। एक्ट ऑन ANS, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक्ट ऑन ANS यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या सिंपैथोमाइमेटिक इफेड्रिन इसका एग्जांपल है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पिलोकार्पिन और एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन और हायोसायामिन, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक एंड एनाल्जेसिक के रूप में भी एल्कोलाइड्स का यूज किया जाता है और उसका एग्जाम्पल है कोकेन एंड मॉर्फिन। एंटी ट्यूमर विनब्लास्टिन, याद रखिएगा आप लोग। एंटी मलेरिया क्विनिन, ये तो याद ही लिखिएगा एटलीस्ट, क्विनिन बहुत ही इजी एग्जांपल है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एंटीबैक्टीरियल बार्बेरिन और एंटीसेप्टिक स्कोपोलामाइन, आप लोग याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि स्कोपोलामाइन हमने कहाँ पढ़ा था। तो स्कोपोलामाइन हमने पढ़ा था कि जो कि हमें इंसेक्ट के द्वारा मिलता है, वो भी एपिस मेलिफेरा यानी कि हनी बी के द्वारा मिलता है। ठीक है, ये हो गया एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है।
तो ये हो गया थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस हो गया किसके, एल्कलॉइड्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड के बारे में। इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें इंट्रोडक्शन में भी वही बात है कि जो आप लोगों को ग्लाइकोसाइड के बारे में अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पता हो तो आप लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अ ग्लाइकोसाइड इज एनी मॉलिक्यूल इन विच द शुगर ग्रुप या मोइटी इज बाउंडेड थ्रू द एनोमेरिक कार्बन टू अनदर ग्रुप वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, यानी ग्लाइकोसाइडिक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें शुगर ग्रुप नॉन शुगर ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ होता है बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि एक शुगर ग्रुप होता है और एक नॉन शुगर ग्रुप होता है, दोनों एक साथ ज्वाइन करते हैं तो जो भी वहां पे बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां से बन जाता है हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और वो उसी को नाम दे देते हैं हम ग्लाइकोसाइड। केमिकली द ग्लाइकोसाइड आर एसिटल इन which the hydroxyl of the sugar is condensed with the hydroxyl group or the non sugar component। अब देखिए जो बॉन्ड बनता है तो जैसे हमारा शुगर ग्रुप है उसमें क्या होगा, OH ग्रुप अटैच होता है और नॉन शुगर ग्रुप होता है उसमें भी OH अटैच होता है। अब दोनों जैसे ही दोनों एक साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, H2O वहां से रिलीज हो जाएगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और उसी को हम नाम दे देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हो गया ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट अगर बात करें, The non-sugar component is known as a glycone and sugar component is known as glycone। यानी कि जो भी हमारा शुगर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोन और जो नॉन शुगर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एग्लाइकोन। Both the portion can be chemically separated by hydrolysis in the presence of acid। There are also numerous enzymes that can form and break glycosidic bond। यानी कि ये जो भी दोनों पोर्शन है ग्लाइकोन और एग्लाइकोन, उनको क्या किया जाता है, अब मान लीजिए जोड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया गया, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, एसिड के द्वारा भी ब्रेक हो सकता है या किसी भी एंजाइम के द्वारा भी ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यानी कि ग्लाइकोन और एग्लाइकोन जो मोइटी है, ये ग्लाइकोन या एग्लाइकोन ग्रुप है, वो दोनों अलग हो सकता है किसके थ्रू, किसी भी एसिड के थ्रू या किसी भी एंजाइम के थ्रू, वो दोनों अलग हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, जेनिन और अग्लाइकोन में भी हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल और फिनोल और इवन इट में बी एन अमाइन। जो भी हमारा अग्लाइकोन पार्ट है यानी कि जो भी हमारा नॉन शुगर पार्ट है, या तो हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड होगा, ठीक है, या तो अल्कोहल होगा या तो फिनोलिक कंपाउंड होगा या तो अमीन ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकली a glycone part of the glycoside is the active constituent and help in the growth regulation protection etc। यानी कि अगर फार्माकोलॉजिकली बात करें तो जो भी हमारा नॉन शुगर पार्ट होता है यानी कि एग्लाइकोन वाला पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और वही हमें क्या कराता है, ग्रोथ रेगुलेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो यहां तक हमने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को कुछ और पता हो तो आप उसको इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को किस टाइप में, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी जो भी उसके बीच में बॉन्ड बना था, ठीक है, जो भी बॉन्ड बना था उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ओ ग्लाइकोसाइड यानी कि शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्ड विद द फेनोल और OH ग्रुप ऑफ द अग्लाइकोन। इसका एग्जांपल एमाइक, डाइलिन, सैलिसिन और ब्यूटीन। यानी कि जो भी शुगर मॉलिक्यूल होगा, शुगर मॉलिक्यूल में OH ग्रुप होता है और उसके अलावा जो नॉन शुगर पार्ट है उसके पास भी अगर OH ग्रुप आ जाता है तो दोनों एक साथ बॉन्ड बना लेंगे जिससे वाटर रिलीज हो जाएगा, उसी को बोल देंगे हम ओ ग्लाइकोसाइड। और उसका एग्जांपल है एमाइक, डालिन, सैलिसिन और ब्यूटीन। नेक्स्ट, एन ग्लाइकोसाइड, शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्ड विद द एन ऑफ द एमीन ग्रुप NH ऑफ द अग्लाइकोन। इसमें जो एग्लाइकोन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, एमीन कंटेन करेगा, ठीक है, यानी कि NH ग्रुप को कंटेन करेगा और जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो OH ग्रुप को कंटेन करेगा। अब दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और उसी बॉन्ड को बना लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल देते हैं। और उसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड्स। एस ग्लाइकोसाइड, शुगर मॉलिक्यूल इज द बॉन्ड विद S और SH थायोल ग्रुप ऑफ अग्लाइकोन। यानी कि जो भी हमारा शुगर मॉलिक्यूल होगा यानी कि OH ग्रुप होगा वो नॉन शुगर वाले पार्ट के सल्फर से क्या करेगा, सल्फर यानी कि थायोल ग्रुप से अटैच हो जाएगा और S ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करेगा और उसका एग्जाम्पल है सिनिक्रीन। नेक्स्ट, सी ग्लाइकोसाइड, शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्ड विद द कार्बन एटम ऑफ द अग्लाइकोन। एग्जाम्पल एलोइन, बारबेलोइन। यानी कि सी ग्लाइकोसिडिक का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा शुगर कंपाउंड है उसके पास OH होगा और जो भी हमारा नॉन शुगर वाला पार्ट होगा उसके पास कार्बन होगा, दोनों एक साथ ज्वाइन करके एक बॉन्ड बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलेंगे। और उसका एग्जांपल है एलोइन और बारबेलोइन।
लोइन। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द अग्लाइकोन नेचर, यानी कि जो भी हमारा अग्लाइकोन वाला पार्ट है, यानी कि एक समझिए ग्लाइकोन वाला में तो हमेशा शुगर होगा, लेकिन अग्लाइकोन वाला पार्ट हमेशा चेंज होता रहता है, जिससे उसकी एक्टिविटी भी चेंज होती रहती है। तो उसके बेसिस पे हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे हम पहले बात करें कार्डियक और स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। सबसे पहले स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड जिसका एग्जांपल है डिजिटैलिस और सिक्विल। एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जांपल है शेना, एलोए और रुबार्ब। नेक्स्ट थर्ड की बात करें थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जांपल है ब्लैक मस्टर्ड। सैपोनी ग्लाइकोसाइड इसका एग्जांपल है लिक्विराइस और जेंसिंग। नेक्स्ट फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जांपल है जिंको। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जांपल है वेनिला। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जांपल है कस्करा और बियरबेरी। और स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हो जाएगा सोलेनम। ठीक है, ये कार्डियक और स्टेरॉल था, ये क्या है स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड होता है, जिसका एग्जांपल है सोलेनम। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा हमें याद करना पड़ेगा, नहीं इतना ज्यादा आप लोग याद मत कीजिएगा। आप लोग एटलीस्ट इसमें से 3 किसी को भी चुन लीजिए, जो आप लोगों को 3 से 4 आप लोगों को इजी लगे उसको आप जो क्या कीजिएगा अलग लिख लीजिएगा और उसी को याद कर लीजिएगा। और रही बात इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो ये इजी है। ओ ग्लाइकोसाइड यानी कि अग्लाइकोन के OH वाले पार्ट से, और एन ग्लाइकोसाइड का मतलब अग्लाइकोन के अमीन वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा ग्लाइकोन, और एस ग्लाइकोसाइड का मतलब हो गया कि थायोल वाले अग्लाइकोन पार्ट से रिएक्शन करेगा और कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा ग्लाइकोन वाला पार्ट। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली याद हो जाएंगे, और इसमें भी आप लोग एटलीस्ट 3 या 4 याद कर लेंगे तो आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे ग्लाइकोसाइड इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड हैं वो हमें वेजिटेबल सोर्स से ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं। दे अकर इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट सीड्स लीव्स एंड बार्क्स, यानी कि जो हमारे ग्लाइकोसाइड होते हैं वो फ्रूट सीड्स लीव्स और बार्क के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली अकरिंग सुगर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक्स आर ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। और जो भी मोस्ट शुगर वाला पार्ट होता है वो कौन होता है, ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज वाला पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ग्लाइकोसाइडिक्स आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन नॉन रिड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स यूजुअली लेबोरेटरी मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी हमारा ग्लाइकोसाइड होता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन और नॉन रिड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होता है, जो कि लेबोरेटरी मॉलिक्यूल होता है। लेबोरेटरी का मतलब ये होता है कि जो कि आपने प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, उसी को हम बोल देंगे लेबोरेटरी। ठीक है, दीज आर क्लास ऑफ द कंपाउंड अबंडेंट इन नेचर, सम प्लांट फैमिलीज कंटेनिंग इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड, यानी कि कुछ हमने प्लांट की फैमिली ली है जिसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है लिलिएसी, लेगुमिनोसी, स्कोफुलेरेसी, रोजेसी, क्रूसीफेरी, जेनिटिनेसी, अम्बलीफेरी, रूटेसी एंड माइटिएसी। इतनी कुछ फैमिली है जो कि ग्लाइकोसाइड को कंटेन करती है। नेक्स्ट हम आगे अगर बात करें आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, तो इसमें भी स्टार्ट ऑटो मेथड है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। टेक द फाइनली डिवाइडेड ग्लाइकोसाइडिक कंटेनिंग पाउडर ड्रग, सबसे पहले आप क्या करेंगे ग्लाइकोसाइडिक कंटेनिंग पाउडर ड्रग को लीजिएगा, उसके बाद उसको क्या कीजिएगा कंटिन्यूअसली हॉट परकुलेशन थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस बिलो 45 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द सॉक्युलेट एपरेटस विथ एल्कोहलिक सॉल्वेंट। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि इस ग्लाइकोसाइड को सॉक्युलेट एपरेटस में एल्कोहलिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप लोग उसको क्या करेंगे परकुलेट करेंगे। परकुलेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन करने से मतलब होता है, लेकिन हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे जिससे जो टेम्परेचर होगा याद रखिएगा, जो टेम्परेचर होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो जो भी हमारा ग्लाइकोन के यानी ग्लाइकोन और ग्लाइकोन के बीच में जो भी बॉन्ड बना है वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा 45 डिग्री सेल्सियस से कम ही हो, और सॉक्युलेट एपरेटस में आप उसको क्या करेंगे परकुलेट करेंगे। जैसे ही आप परकुलेट करेंगे तो यानी कि जो भी एंजाइम प्रेजेंट हुए, जो भी ग्लाइकोसाइड में एंजाइम प्रेजेंट हुए वो क्या हो जाएंगे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे देन एक्सट्रैक्ट ट्रीटेड विद द लेड एसिटेट फॉर रिमूविंग द टैनिन एंड नॉन ग्लाइकोसाइडल इंप्यूरिटीज। अब उसके बाद क्या करेंगे लेड एसिटेट की सहायता से हम उसमें से रिमूव कर देंगे टैनिन और नॉन ग्लाइकोसाइडिक
इम्प्यूरिटीज को, जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है ना टैनिन्स और नॉन ग्लाइकोसिडिक की, उसको हम किसके थ्रू रिमूव करेंगे? लेड एसीटेट के थ्रू। एक्सेस लेड एसीटेट इज प्रेसिपिटेटेड एज लेड सल्फाइड बाय पासिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब उसके बाद जो भी एक्सेस लेड एसीटेट है, ठीक है, उसको हम लेड सल्फाइड के रूप में क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। वो बाहर कैसे आएगा? जब हम सल्फाइड गैस को, जो भी हमारा एक्सट्रेट है उसको जब पास करेंगे तो जो भी हमारा लेड एक्स्ट्रा होगा वो लेड सल्फाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। फाइनली ऑब्टेन द क्रूड ग्लाइकोसाइड एंड प्योरीफाई देम बाय फ्रैक्शनल सॉल्युबिलिटी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। उसके बाद जो भी हमें ग्लाइकोसाइड मिलेगा उसको हम फ्रैक्शनल सॉल्युबिलिटी यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू उसको हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, उसको सेपरेट करके हम आगे अपनी जो भी हमें वर्क करना होगा उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड, सबसे पहले है ब्राउन ट्रैगर टेस्ट, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 ग्राम का सैंपल लेना है, उसके बाद उसमें 5 to 10 ml तक HCl को ऐड करना है और उसके बाद हमें बॉयल करना है। किस पे? वाटर बाथ पे। वाटर बाथ पे आप उसको बॉयल करेंगे 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रूड ड्रग लिया, उसको हमने क्या किया? 5 to 10 ml HCl ऐड किया और वाटर बाथ पे 10 मिनट्स के लिए क्या किया? हमने उसको बॉयल कर लिया। अब उसके बाद फिल्ट्रेट वाज एक्सट्रैक्टेड विद CCl4 बेंजीन एंड ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनियम सोल्यूशन एंड सेक वेल। अब जो भी हमारा फिल्ट्रेट मिला है उसमें हमें क्या करना है? CCl4 या बेंजीन को ऐड कर देना है और उसके साथ साथ हमें इक्वल अमाउंट में अमोनिया ऐड कर देना है और उसको क्या करना है? शेक कर लेना है। ठीक है, जब ऐसा आप करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर और रेड कलर इन अमोनिया लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो जब आप उसको शेक करेंगे तो आप देखेंगे पिंक कलर का या रेड कलर का अमोनिया की लेयर पे क्या होगा? एक अमोनिया की एक लेयर बनेगी। तो ये जो लेयर बन रही है वो सिद्ध करेगी कि हाँ इसमें जो ग्लाइकोसाइड है वो एंथ्राक्विनोन टाइप का ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, ये हो गया ब्राउन ट्रैगर टेस्ट। इसके अलावा किलर किलानी टेस्ट फॉर ग्लाइकोसिडिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो भी हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है या स्टोरल टाइप की ग्लाइकोसाइड होती है उसके बारे में हम करेंगे किलर किलानी टेस्ट। इसमें क्या करना होगा? इसमें भी हम एल्कोहलिक ड्रग को लेंगे, उसके बाद जितना हमने ड्रग लिया है उतने अमाउंट में हमें क्या करेंगे? वाटर को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद 0.5 ml का स्ट्रॉन्ग लेड एसीटेट सॉल्यूशन को ऐड करके उसको सेक कर लेंगे और फिल्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहलिक ड्रग को लेंगे, उसके बाद उतने इक्वल अमाउंट में वाटर और उसके बाद 0.5 ml लेड एसीटेट मिला के उसको सेक कर लेंगे। सेक करने के बाद हम फिल्टर कर लेंगे। अब देखिए इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐड इन फिल्ट्रेट एंड इवेपोरेट टू ड्राइनेस। अब क्या करेंगे? जितना हमें फिल्ट्रेट पर मिला है उसमें हम क्या करेंगे कि उतने ही अमाउंट में क्लोरोफॉर्म को ऐड कर देंगे। अब जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म को ऐड करेंगे उसको बाद क्या करेंगे? हम इवेपोरेट कर लेंगे और इवेपोरेट करने के बाद उसे हम ड्राई कर लेंगे। देन रेजिड्यू इज डिसॉल्व्ड इन द 3 ml ऑफ ग्लाइसियल एसिटिक एसिड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ द FeCl3 साल्ट। उसके बाद जो भी हमें रेजिड्यू मिलेगा यानी कि उसके बाद जो भी हमें मिलेगा उसमें हम 3 ml का ग्लाइसियल एसिटिक एसिड डाल देंगे। ठीक है, और उसमें कुछ ड्रॉप FeCl3 का साल्ट का 2 या 3 ड्रॉप उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फाइनली सॉल्यूशन ट्रांसफर इनटू 2 ml ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करेंगे? 2 ml का H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 की एक ट्यूब होगी, उसमें आप क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। जो भी हमें सब्सटेंस मिला है उसको हम क्या करेंगे? 2 ml का H2SO4 की एक ट्यूब होगी उसमें हम ऐड करेंगे। अब देखिए क्या होगा? रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म विच टर्न्स ब्लूइश ग्रीन आफ्टर द स्टैंडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिजिटॉक्सोज। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को रेडिश ब्राउन कलर का क्या बनेगा? लेयर बनेगी उस पे, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बनेगी। उसके बाद वो जो लेयर होगी वो ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेक्सटीटोज। इससे भी पता चला है कि डिजिटॉक्सोज एक क्या है? ग्लाइकोसाइड है जो कि उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड, कोई भी आप लोगों को स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड मिल जाती है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो उसमें भी अल्कोहलिक ड्रग को लीजिए और उसको CHCl3 में क्या कीजिए? मिक्स कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्लोली आप H2SO4 को ऐड कीजिए साइड वाल से टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में कुछ क्रूड ड्रग डालिए और CHCl3 को मिला लीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए? स्लोली H2SO4 को, यानी कि जो हमने जो भी टेस्ट ट्यूब लिया है उसकी दीवारों से धीरे धीरे उसमें गिराइए। H2SO4 को जैसे आप धीरे धीरे गिराएंगे तो येलो कलर की रिंग अपीयर होने लगेगी। जब 2 लिक्विड्स आपस में, यानी CHCl3 ये भी एक लिक्विड है और ये H2SO4 ये भी लिक्विड है, जब 2 लिक्विड के बीच में जब ये रिएक्शन होगी तो उसमें क्या येलो कलर की एक रिंग बनने लगेगी। ठीक है, येलो कलर की जैसे ही रिंग बनेगी और उसके बाद 2 मिनट्स बाद
2 मिनट्स बाद वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, यानी जो भी ये रिंग बनी है वो रेड कलर की हो जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि ये स्टेरॉइडल टाइप का ग्लाइकोसाइड इसमें है। नेक्स्ट अगर बात करें वेनिलीन HCl टेस्ट फॉर फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड, टेक एल्कोहलिक क्रूड ड्रग एंड मिक्स विद वेनिलीन HCl। तो यानी कि क्या कीजिए, आप एल्कोहलिक ड्रग को लीजिए और उसमें वेनिलीन HCl को मिला दीजिए, जिसके बाद आप लोगों को पिंक कलर का एक लेयर बनेगा, जिससे आप लोग ये कवर कर सकते हैं कि उसमें क्या है, फ्लेवोनॉइड्स का टाइप का ग्लाइकोसाइड उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। सेनालिप्स, सेनालिप्स आर यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, यानी कि सेनालिप्स जो होता है हमें लैक्सेटिव के रूप में यूज किया जाता है। इट कॉज द इरिटेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड हैव सम ग्रिपिंग इफेक्ट, यानी कि सब ग्रिपिंग इफेक्ट भी देता है, यानी कि मुलायम ग्रिप करने वाला। सेना इज द स्टिमुलेंट कैथरेटिक्स, कैथरेटिक्स का मतलब होता है एज अ लैक्सेटिव की तरह ये भी होता है कैथरेटिक्स भी, एंड एक्सर्ट इन एक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग द टोन ऑफ स्मूथ मसल इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमारी स्मूथ मसल है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करने का भी काम करता है। सेनालिप्स लैक्सेटिव की तरह, लैक्सेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा फिकल मैटर है उसको क्या करे, लूज करने का काम करता है, लूज करने का काम करता है। जो भी फिकल मैटर है उसको वो लूज करेगा, काम करेगा, तो वो होगा सेनालिप्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एलोए, द ड्रग एलोए इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड स्टिमुलेटिंग परगेटिव्स। ये एक तरह से परगेटिव की तरह काम करता है। जो परगेटिव होता है वो लैक्सेटिव से भी थोड़ा क्या होता है, हैवियर होता है। ठीक है, जो कि फिकल मैटर को इजिली पास आउट करने में हेल्प करता है। इट हायर डोजेज में एक्ट एज द एब्रोटिफिशिएंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलोए अगर ज्यादा अमाउंट में यूज कर दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, एबॉर्शन भी काज कर सकता है। ठीक है, इसलिए एलोए का जितना एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अगर गलती से प्रेगनेंसी के दौरान अगर एलोए का यूज हो जाता है तो वो में भी हो सकता है कि एबॉर्शन काज कर दे। ठीक है, बॉडी में एबॉर्शन काज कर दे, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें डिजिटली स्लीप, इट इज आल्सो यूज्ड एज द एलोपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट कंपोनेंट। डिजिटली स्लीप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि हार्ट रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है उसको दूर करने के लिए डिजिटलिस का यूज किया जाता है। बीटर आलमंड, इट इज यूज्ड एज द सेडेटिव, बीटर आलमंड जो कि सेडेटिव की तरह यूज किया जाता है। तो यहां तक ग्लाइकोसाइड खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे टैनिन्स के बारे में, आखिरकार टैनिन्स क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। द नेम टैनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच एंड इट इज यूज्ड फॉर द रेंज ऑफ द नेचुरल पॉलीफिनॉल, यानी टैनिन्स जो होता है वो फ्रेंच के द्वारा, मतलब फ्रेंच से क्या हुआ है, उसका विकास हुआ है, और वो नेचुरल पॉलीफिनॉल को ही क्या बोलता है, नेचुरल पॉलीफिनॉल होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टैनिन्स भी बोल देते हैं। टैनिन्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजिनियस फेनोलिक प्लांट प्रोडक्ट विच जनरली हैव द एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज, यानी जो भी टैनिन होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह काम करता है। इसमें कोई भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, फेनोलिक होता है। याद रखिएगा, जो भी टैनिन्स होता है वो फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी फेनॉल्स की तरह उसमें भी कंटेंट होता है। और उसके बाद से ये एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज काम करते हैं, एस्ट्रीजेंट की यानी कि क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं। एस्ट्रीजेंट का मतलब होता है प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन में हेल्प करने वाला, यानी कि एस्ट्रीजेंट की तरह भी काम किया जाता है, इसका टैनिन्स का यूज होता है। The term tannin was first used by Seguin in 1796 to donate the substances which have ability to combine with the animal hides to convert them into leather, which is known as tanning of the hide। तो सबसे पहले टैनिन वर्ड का यूज सेगविन साहब ने किया था 1796 में। 1796 में सेगविन साहब ने टैनिन्स का यूज किया था, और उन्होंने कैसे यूज किया था, तो उन्होंने एनिमल हाइड्स को, यानी कि जब एनिमल हाइड्स यानी कि जो एनिमल की स्किन होती है, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा जब जानवर कोई मर जाता है तो उसकी चमड़ी को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब उसकी चमड़ी का यूज किया जाता है बाद में, उसको जो भी मेडिसिन बनाना हो या जो भी किसी काम में उसको यूज किया जाता है। तो एटलीस्ट आप डायरेक्ट किसी भी जानवर की चमड़ी का यूज तो कर नहीं सकते, तो उसको क्या किया जाता है, टैनिन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। टैनिन के साथ रिएक्ट, जैसे ही आप टैनिन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो भी उस पे बाल वगैरह या रेजिनस सब्सटेंसेस या फैटी मटेरियल जो भी होता है वो क्या हो जाता है, उस पे रिमूव हो जाता है। और जैसे ही वो रिमूव हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, जो लेदर होता है, प्योर लेदर होता है एनिमल्स का, वो हमें मिल जाता है। उसके बाद जो भी हमें उसका यूज करना होता है हम उसको इजिली यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया टैनिन्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स के, तो उसके बारे में हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप, यानी कि गोल्ड बीटर टेस्ट के हिसाब से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्यूडोटैनिन्स और दूसरा होता है ट्रू टैनिन्स। स्यूडोटैनिन्स क्या होता है, दोज टैनिन व्हिच आर पार्शियली रिटेन्ड बाय द हाइड पावर एंड फेल टू गिव द टेस्ट आर कॉल्ड द स्यूडोटैनिन।
टैनिन्स, यानी कि स्यूडोटैनिन्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड पावर नहीं शो करते हैं, यानी कि जानवर की चमड़ी से जो भी हमें बाल वगैरह अलग करना है वो प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो टेस्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडोटैनिन्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट अगर ट्रू टैनिन की बात करें, ट्रू टैनिन ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो कि हाइड पावर, मैक्सिमम हाइड पावर शो करते हैं और पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब जब भी आप एनिमल की चमड़ी के साथ ट्रू टैनिन्स का रिएक्शन कराएंगे तो वो जो भी उस पे जो भी प्रेजेंट होगा, चमड़ी पे जो भी प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपको प्योर चमड़ी मिल जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू टैनिन बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन इट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू ग्रुप। ट्रू टैनिन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो हाइड्रोलाइजेबल पाइरोगैलोल टैनिन, ठीक है, सबसे पहला है हाइड्रोसलेबल पाइरोगैलोल टैनिन। दीज टैनिन्स आर इजिली हाइड्रोजिबल बाय मिनरल एसिड आर एंजाइम, their structure involve the several molecule of polyphenolic acid are bounded through ester linkage to the central glucose molecule। यानी कि जो भी इसमें टैनिन्स होता है वो इजिली मिनरल्स या एसिड्स के, मिनरल एसिड या एंजाइम के द्वारा क्या होता है, वर्क करता है, उसके इजिली हाइड्रोजिबल होता है और वो क्या करता है, उसकी हाइड पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसके भी दो एग्जांपल हैं, गैलोटैनिन्स कंपोज्ड ऑफ द गैलिक एसिड, इलेजिटैनिन्स कंपोज्ड ऑफ द हेक्सा हाइड्रोडाइफेनिक एसिड होता है। तो ये दो क्या है, ये दोनों कुछ टैनिन्स हैं जो कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट इसका एग्जांपल देके पूछ लिया जा सकता है कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है या किस टाइप की टैनिन्स है, तो आप लोगों को बताना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नॉन हाइड्रोलाइजेबल आर कंडेंस्ड प्रोएंथोसाइनिडीन टैनिन्स, ये क्या होता है, दीज टैनिन्स आर नॉट रेडली हाइड्रोलाइजेबल टू द सिंपलर मॉलिक्यूल विथ मिनरल एसिड एंड एंजाइम, यानी कि ये इस टाइप के टैनिन्स होते हैं जो कि इजिली मिनरल एसिड या एंजाइम के थ्रू क्या होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, उससे पूरा कंप्लीट उसका जो टैनिफिकेशन होता है वो नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, फिनोलिक न्यूक्लियाई विद बायोसिंथेटिक रिलेटेड फ्लेवोनाइड्स, और जो भी फ्लेवोनाइड टाइप की ग्लाइकोसाइड्स होती हैं उसी टाइप के केमिकल के साथ ये क्या होते हैं, मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉन हाइड्रोलाइजेबल या कंडेंस्ड प्रोटोसाइनिडीन टैनिन्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैनिन। टैनिन कंपाउंड कंप्राइज अ लार्ज ग्रुप ऑफ द कंपाउंड दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट किंगडम, यानी कि टैनिन मेनली किस में पाया जाता है, तो मेनली वो प्लांट किंगडम में ही पाया जाता है। द फैमिली ऑफ द प्लांट रीच बोथ हाइड्रोलाइजेबल एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल ग्रुप ऑफ द टैनिन इंक्लूड रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, कोब्रेटिएसी, पोलिगोनेसी, रोबिएसी और ग्रेनिएसी। यानी कि अगर हम बात करें कुछ प्लांट फैमिली है जो हमने डिस्कस किया था जिसमें हाइड्रोलाइजेबल और नॉन हाइड्रोलाइजेबल दोनों टाइप की टैनिन्स क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें the member of families crucifery and papyri on the other hand are totally divided of the tannin। इसके अलावा कुछ फैमिली है क्रूसीफेरी और पेपिवेरेसी, ठीक है, पेपिवेरेसी जो फैमिली होती है उसमें जो होता है टैनिन्स थोड़ा भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, क्रूसीफेरी और पेपिवेरेसी जो फैमिली होती है उसमें थोड़ा भी टैनिन नहीं पाया जाता है। इन द प्लांट इन विच द टैनिन आर प्रेजेंट दे एक्सर्ट इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मेनी एंजाइम ड्यू टू देयर नेचर ऑफ द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन इन द बार्क एंड हार्डवुड। आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होने का कारण होता है हार्डवुड का फॉर्मेशन होना और उसके पास जो बार्क आती है उसका होना, ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ का इंडिकेशन। तो जो टैनिन्स होते हैं ना, जो टैनिन सबस्टांसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, एंजाइम से रिएक्शन करके उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब जैसे ही प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं तो उनपे बार्क का बनना, हार्डवुड का बनना, ये सारा चीजें क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के भी टैनिन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें, प्लांट्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोलेशन ऑफ टैनिन, टैनिन कंपाउंड्स कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय द वाटर आर एल्कोहलिक बिकॉज both the tannin hydrolyzable and non-hydrolyzable are the highly soluble in water and alcohol but insoluble in organic solvent chloroform ether and benzene। यानी जो भी हमारा टैनिन मटेरियल होता है हम उसको इजिली वाटर या एल्कोहल की सहायता से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोलाइजेबल हो या नॉन हाइड्रोलाइजेबल हो। ठीक है, क्योंकि जो टैनिन्स होता है वाटर के साथ हाईली सोल्यूबल होता है लेकिन इंसोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म और ईथर के साथ क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें द जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द टैनिक एसिड फ्रॉम द वेरियस ट्रीटमेंट विद द वाटर सैचुरेटेड ईथर और विथ मिक्सचर ऑफ द वाटर एल्कोहल एंड ईथर। यानी कि जो हमारा टैनिन होता है नॉर्मली एक्सट्रैक्शन करने का जो मेथड होता है वो मेनली किसके द्वारा होता है, तो वाटर और ईथर की प्रेजेंस में या मिक्सचर ऑफ वाटर एल्कोहल एंड ईथर की प्रेजेंस में किया जाता है।
नेक्स्ट अगर बात करें, आफ्टर एक्सट्रैक्शन द एक्वस एंड द इथरल लेयर आर सेपरेटेड, कंसंट्रेटेड, ड्राइड एंड सब्जेक्टेड टू फर्दर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन यूजिंग वेरियस सेपरेशन टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यानी कि आइसोलेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू उसके क्या कर लेते हैं, हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ टैनिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन। सबसे पहला इसमें होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके। पहला है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। नेक्स्ट फेनाजोन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, टेस्ट ऑफ द कैटेचिन यानी कि मैटस्टिक टेस्ट, टेस्ट ऑफ द क्लोरोजेनिक टेस्ट, एसिड वेल्डिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिलेटिन टेस्ट। इसमें क्या करना होता है आप लोगों को, पहले आप लोगों को जिलेटिनस सॉल्यूशन बनाना होता है, किसका, टैनिन का। उसमें क्या करना होता है, जिलेटिनस सॉल्यूशन आपने बनाया, उसके बाद उसमें 10% सोडियम क्लोराइड को ऐड करना होता है। जैसे ही आप 10% सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को जिलेटिनस सॉल्यूशन बनाना होगा। जिलेटिनस सॉल्यूशन में आप लोगों को 10% सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब उसके साथ क्या हुआ, जो भी जिलेटिनस सब्सटेंस मिला उसमें 1% आप टैनिन को ऐड कर देंगे। जैसे ही आप टैनिन को ऐड करेंगे उसके बाद फाइनली टैनिन कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द जिलेटिनिक सॉल्यूशन। तो वैसे ही जिलेटिन और टैनिन एक साथ मिलके क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन बना देंगे। प्रेसिपिटेशन बन जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, तो टैनिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। टेक गोल्ड बीटर स्किन पीस एंड इनिशियली सोक्ड इन द 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वॉश्ड विथ डिस्टिल वाटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्किन पीस लेंगे। स्किन पीस का मतलब कोई भी चमड़ी लेंगे, यानी कोई जानवर है उसकी चमड़ी को लेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको क्या कर लेंगे, भिगो कर रख देंगे। भिगो के जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद उसको वॉश विद डिस्टिल वाटर, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर की सहायता से उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। नेक्स्ट देन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ टैनिन फॉर 5 मिनट्स, देन वॉश्ड विद द डिस्टिल वाटर एंड ट्रांसफर टू 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी ये टैनिन रिलेटेड जो भी चमड़ी थी उसको क्या करेंगे, आप वॉश करने के बाद उसको 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब जैसे ही फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में उसको ट्रांसफर करेंगे तो ब्राउन या ब्लैक कलर का आपको मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी उस लेयर पे, ठीक है, जिससे ये प्रेजेंट हो जाएगा कि उसमें टैनिन प्रेजेंट है, उसमें टैनिन प्रेजेंट होता है। ये हो गया गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें थेरेप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टैनिन। मेडिकली टैनिन शो एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रमोट द रैपिड हीलिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। यानी कि जो भी टैनिन्स होता है वो प्रेसिपिटेशन भी कॉज करता है, यानी एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी काम करता है और नए टिश्यू को बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें, टैनिन आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वुंड एंड इन्फ्लाम्ड म्यूकोसा। जो टैनिन होता है वो हमारे घाव को अच्छा करने के लिए, यानी घाव को रिलीव करने के लिए और इन्फ्लामेशन एरिया को भी दूर करने के लिए यूज किया जाता है। टैनिन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस अल्सर, हिमोरॉइड, माइनर बर्न और फोर्स बाइट ईटीसी। यानी कि अल्सर में, हिमोरॉइड, माइनर बर्न, फोर्स बाइट में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रिसेंटली टैनिन शूड एंटीवायरल एक्टिविटीज एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीज इंक्लूडिंग एड्स। यानी कि रिसेंटली अगर ईयर में देखा जाए तो टैनिन्स का एड्स में भी यूज किया जाता है, यानी एड्स जो डिजीज होती है उसमें भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टैनिन्स के बारे में, यहां तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे रेजिन के बारे में। रेजिन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रेजिन्स कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स एमोर्फस केमिकल आर मोर आर लेस सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक। तो रेजिन सब्सटेंस एक ऐसा केमिकल होता है, या तो वो सॉलिड होगा या लेस सॉलिड, यानी कि मोर सॉलिड या लेस सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक हो, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ही होता है। रेजिनस जो सब्सटेंसेस होते हैं मेनली किस टाइप में होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस में ही होते हैं। विच ऑन हीटिंग इनिशियली दे सॉफ्टन एंड फाइनली मेल्ट। जब उसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, वो पहले सॉफ्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो रेजिन एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो कि सॉलिड टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और उसके बाद अगर आप इनिशियली हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं। दे आर soluble इन वाटर एंड पेट्रोलियम स्पिरिट बट डिजोल्व इन मोर आर लेस कंप्लीटली इन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। यानी कि जो वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। जो भी रेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं एंड पेट्रोलियम स्पिरिट में भी इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन वो एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो अगर आप लोगों को रेजिन के बारे में और कुछ भी पता हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। रेजिन के बारे में, रेजिन को किस टाइप से डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम जानते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, अगर हम केमिकल नेचर की बात करें यानी जो भी रेजिन में प्रेजेंट है उसके केमिकल नेचर के बारे में हम बात करें तो रेजिन एसिड यानी कि रेजिनस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बीइंग एसिडिक कंपाउंड दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज प्रोड्यूसिंग द फ्रॉथी सॉल्यूशन। यानी कि जो भी रेजिनस सब्सटेंसेस होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एसिडिक रेजिन बोलते हैं, ठीक है, और वो सॉल्युबल होता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, जो एल्कलीज यानी कि वो रेजिनस एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें रेजिन एस्टर, रेजिन एस्टर आर द एस्टर ऑफ द रेजिन एसिड आर द अदर एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक, सिनामिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। यानी कि रेजिन एस्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, रेजिनस एसिड और एस्टर दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और वो क्या होते हैं, बेंजोइक, सिनामिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के साथ जुड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिन एस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट रेजिन अल्कोहल, अब रेजिन अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि जो भी रेजिनस सब्सटेंसेस होंगे उसमें अल्कोहल मिला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिनोल भी बोलते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होगा अल्कोहल के लिए हमें सफिक्स लगाते हैं ऑल, उसी प्रकार से रेजिनोल होता है द कॉम्प्लेक्स अल्कोहलिक कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोमोलिकुलर वेट लाइक रेजिन एसिड दे आर फॉर्म्ड इन द फ्री अल्कोहल आर एज एस्टर, बेंजोइक, सैलिसिलिक एंड सिनामिक एसिड। तो तीन होते हैं, रेजिनिक एसिड, रेजिनिक एस्टर, रेजिन अल्कोहल्स, और इसके अलावा एक और होते हैं जो कि आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग नोट्स का जो पीडीएफ है आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ और ऐड किए गए हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है हमने इसमें कवर कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने इस नोट्स में कवर कर लिया है, बाकी आप लोग एक बार नोट्स को भी देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन विद अदर केमिकल, यानी कि जो भी रेजिनस सब्सटेंसेस होता है वो किसी केमिकल के थ्रू भी अटैच होता है। अब वो किस टाइप की अटैचमेंट बनाता है या किस टाइप से जुड़ा हुआ होता है, इसके बेसिस पे हम रेजिन को किस टाइप विभाजित करेंगे, यानी किस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे, अब आगे समझते हैं। ग्लूकोरेजिन, ग्लूकोरेजिन आर द कंबाइंड केमिकल ऑफ द शुगर एंड रेजिन बाय ग्लाइकोसाइलेशन। यानी ग्लूकोरेजिन में क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज और रेजिन दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं बाय द ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जब शुगर और रेजिन एक साथ कंबाइन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन भी बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ओलियोरेजिन, दीज रेजिन्स आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द रेजिन विद वोलेटाइल ऑयल्स। यानी कि ये जो इस टाइप के रेजिन्स होते हैं जो कि वोलेटाइल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन इज इक्वल टू ओलियोरेजिन भी बोलेंगे। नेक्स्ट जेम रेजिन, जेम रेजिन यहाँ पे गम रेजिन होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, गम रेजिन होगा। गम रेजिन्स आर द नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ द रेजिन विथ गम, यानी कि जब रेजिन और गम को एक साथ मिला दिया जाता है उसे बोलते हैं गम रेजिन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन ऐसा नेचुरल सब्सटेंसेस होता है जिसमें रेजिन, वोलेटाइल ऑयल और गम तीनों प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओलियो गम रेजिन है। और आप लोग ध्यान रखिएगा ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़ाए हैं 1 2 3 4 और 5, नेक्स्ट 5 है, तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों से उसको ज्वाइनिंग करा के पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कौन सा रेजिन किस टाइप का है, तो आप लोगों को बताना पड़ सकता है ये, और ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बाल्सम, बाल्सम आर द नेचुरली अकरिंग रेजिनस मिक्सचर विच कंटेन द हाई पोर्शन ऑफ द एरोमेटिक बाल्समिक एसिड सच एज बेंजोइक एसिड, सिनामिक एसिड एंड देयर एस्टर। ये क्या है, बाल्सम्स होते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोरेजिन, ग्लूकोरेजिन में क्या होता है, शुगर प्लस रेजिन को ग्लूकोरेजिन बोलते हैं। ओलियोरेजिन का मतलब हुआ कि रेजिन और वोलेटाइल ऑयल को जब मिक्स कर दिया तो उसे ओलियोरेजिन बोलेंगे। गम रेजिन का मतलब हुआ रेजिन प्लस गम, और ओलिगोम रेजिन को बोलते हैं यानी कि वोलेटाइल ऑयल्स प्लस रेजिन प्लस गम तीनों को अगर मिला देंगे तो ओलियो गम रेजिन भी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेजिन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिन। रेजिन आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन द साइजोजीनस आर साइजोजोलिसिजिनस ग्लैंड्स आर कैविटीज ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट में एक कैविटी होती है जिसे साइजोजीनस या साइजोलाइसिजिनस एक ग्लैंड्स यानी कि एक ग्लैंड्स की कैविटी होती है, वहीं पे प्रेजेंट होता है और वहीं से रेजिन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेट से कभी कभी क्या होता है, लिक्विडी टाइप का मटेरियल यानी कि सिक्रीट होता है और वो क्या होता है, मास टाइप इकट्ठा हुआ होता है, उसी वही क्या होता है, बेसिकली रेजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ग्लैंड्स आर द प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, यानी जो भी ग्लैंड्स है वो डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हुई होती है। जैसे एग्जांपल में इन द रेजिन सेल ऑफ द ब्लड रूट, यानी कि ब्लड रूट होता है जहां पे रेजिन सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है और वहां से रेजिन का फॉर्मेशन भी करती है। इन द एलिमेंट ऑफ द हार्डवुड ऑफ द
गोइकियम, यानी गोइकियम एक प्लांट होता है जिसमें हार्डवुड जो बनती है वहीं पे रेजिनस जो ग्लैंड है वहीं पे प्रेजेंट होती है और वो हार्डवुड बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इन द एक्सटर्नल ग्लैंड ऑफ द इंडियन हेम्प, यानी कि जो एक्सटर्नल ग्लैंड होती है, यानी कि जो इंडियन हेम्प होता है उसकी एक्सटर्नल ग्लैंड भी क्या सीक्रेट करती है, रेजिन सीक्रेट करती है। और इंटरनल ग्लैंड ऑफ द मेन फॉर्म आर ग्लैंड ऑफ द सरफेस ऑफ द लार्क इंसेक्ट, यानी कि जो हमारा मेल फॉर्म, यानी कि मेल फॉर्म जो प्लांट होता है उसकी जो उसके इंटरनल ग्लैंड में भी क्या होता है, इंटरनल ग्लैंड होती है जहां से रेजिन सीक्रेट होता है। इसके अलावा लैक इंसेक्ट होता है, आप लोगों ने लैक इंसेक्ट के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, वो भी रेजिनस ग्लैंड उनके पास भी होती है जिससे वो क्या करते हैं, लेग का सूत जो होता है वो उससे निकाला जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, रेजिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे आर ऑफन परफॉर्म्ड इन द प्लांट बट द यील्ड इज यूजुअली इंक्रीज्ड बाय द इंजरी, यानी कि ये तो नॉर्मली रेजिन क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन आप उसको इकट्ठा कैसे करते हैं, तो आप उसको इंजरी करके इकट्ठा करते हैं। जैसे पाइनस, पाइनस आप लोग इजिली आप लोगों ने देखा होगा ना, रबर कैसे निकाला जाता है, रबर के पेड़ से क्या किया जाता है, थोड़ा सा कट कर दिया जाता है और वहां से जो भी सब्सटेंसेस निकालना होता है उसको आप इजिली निकाल लेते हैं। इसी टाइप से क्या होता है, रेजिन निकालने के लिए उसको कट किया जाता है और कट करके ही निकाला जाता है। तो इंजरी करें पाइनस एंड मेनी प्रोडक्ट बेंजोइन एंड द बाल्सम आर नॉट फाउंड बाय द प्लांट अंटिल इट हैज बीन इंजर्ड, यानी कि बेंजोइन और बाल्सम एक ऐसे प्लांट होते हैं अगर उसमें इंजरी ना की जाए तो वहां से रेजिन को हम इकट्ठा कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इस टाइप के भी प्लांट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं और इसमें रेजिन प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ रेजिन। आखिर रेजिन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जनरल मैकेनिज्म ऑफ द आइसोलेशन टेक्निक कैन बी द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग with alcoholic solvent and then subsequent precipitation of resin by adding concentrated alcoholic extract to large proportion of the water, यानी कि पहले हम आइसोलेशन करने के लिए उसको क्या करेंगे, यानी कि ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एल्कोहलिक सॉल्वेंट में उसको क्या करेंगे, एल्कोहलिक सॉल्वेंट से ट्रीट करेंगे और उसके बाद से उसको क्या करेंगे, हम वाटर के द्वारा ट्रीट करेंगे। वाटर के द्वारा जब भी ट्रीट करेंगे, पहले सबसे पहले एल्कोहल में हम क्या करेंगे, रेजिनस सब्सटेंस को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें आइसोलेट करना है, ड्रग को आइसोलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक सॉल्वेंट के साथ उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब जैसे ही हम उसको मिक्स करेंगे तो रेजिन का होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हमें मिलने लगेगा। अब जैसे ही प्रेसिपिटेशन मिलने लगेगा तो उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। और कई कई जगह पे एल्कोहल की जगह वाटर का भी प्रयोग किया जाता है, वाटर के द्वारा भी रेजिन्स को इजिली निकाल लिया जाता है, इसलिए आप वाटर भी यूज कर सकते हैं रेजिन के एक्सट्रैक्शन के लिए। और उसके अलावा आप रेजिन के एक्सट्रैक्शन के लिए अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन या हाइड्रो डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम रेजिन, यानी कि डिस्टिलेशन और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड भी यूज किया जाता है रेजिन सब्सटेंसेस को निकालने के लिए, ठीक है, ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल होता है उससे निकालने के लिए रेजिन का यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड लार्जली फॉर द सेपरेशन ऑफ रेजिन फ्रॉम टर्पीन, और ये जो सेपरेशन होता है, यानी जो टर्पीन क्या होता है आप लोगों का, वोलेटाइल ऑयल होता है, तो टर्पीन से रेजिन को निकालने के लिए डिस्टिलेशन और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर रेजिन। रेजिन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम जानते हैं। डिजोल्व अबाउट 0.1 ग्राम ऑफ पाउडर रेजिन इन 10 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले आप 0.1 ग्राम क्रूड ड्रग लीजिए, उसको 10 ml एसिटिक एसिड में मिक्स कीजिए। अब उसके बाद उसमें 1 या 2 ड्रॉप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाइए ग्लास रॉड की सहायता से। ग्लास रॉड की सहायता से आप उसमें 1 या 2 ड्रॉप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाइए। आफ्टर एडिंग द एसिड पर्पल कलर रैपिडली चेंज टू द वायलेट इन प्रोड्यूस। अब आप देखेंगे कि वो क्या होगा, पर्पल कलर शो करने लगेगा, जो भी आपने सॉल्यूशन डाला है वो पर्पल कलर शो करने लगेगा और उसके बाद वायलेट कलर में प्रोड्यूस करने लगेगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप रेजिन के लिए सही वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर सेकंड देखा जाए, टेक द रेजिनस ड्रग 0.5 ग्राम इज बॉइल्ड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 ml एंड फिल्ट्रेट, यानी कि पहले आप 0.5 ग्राम का ड्रग लीजिए, उसके बाद 5 ml आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर दीजिए। जैसे ही आप मिक्स करेंगे उसके बाद उसको फिल्ट्रेट कर लीजिए और अमोनिया को ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही अमोनिया को ऐड करेंगे तो ब्लू फ्लोरेसेंस ऑब्टेन होगा, आप लोगों को ब्लू कलर का चमकता हुआ उसमें से क्या निकलेगा, चमकता हुआ पदार्थ यानी चमकता हुआ केमिकल आप लोगों को दिखेगा, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो क्या है, रेजिन सी है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड, टेक द क्रूड रेजिनस ड्रग एंड ऐड 50 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड फाइनली ग्लिल कलर इज
प्रोड्यूस। अब क्या करिए, क्रूड ड्रग को 50% नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर का आप लोग ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, टेक द क्रूड रेजिनस ड्रग एंड एड 1 ड्रॉप ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, फाइनली रेड कलर इज ऑब्टेन विच चेंज टू वायलेट ऑन वॉशिंग विथ वाटर। अब आप क्या कीजिए कि रेजिनस ड्रग को 1 ड्रॉप रेजिनस ड्रग लेके 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो रेड कलर जो रेड कलर पहले प्रोड्यूस होगा, और वो पहले रेड कलर प्रोड्यूस होगा, लेकिन जैसे ही आप वाटर के साथ उसको वॉश करेंगे तो वो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये रेजिनस सब्सटेंसेस है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम रिएक्ट्स विद द पोटेशियम परमैंगनेट टू यील्ड द बेंजल्डिहाइड। जब एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो बाल्सम जो होता है वो एल्कोहल के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो यानी एल्कोहलिक जो सब्सटेंसेस है जब आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बना लेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम इज द एसिडिक टू लिटमस पेपर, यानी कि जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है बाल्सम का वो एसिडिक लिटमस पेपर पे एसिड की तरह बिहेव करता है। ये भी उसका एक केमिकल टेस्ट होता है। ठीक है, यहां तक हो गया हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में, तो द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेजिन आर लोकल इरिटेंट, लोकल कैथेरेटिक्स, एग्जाम्पल जलाप, आइपोमिया एज एंटी कैंसर पोडोफाइलम, यानी कि ये लोकल एरिटेंट की तरह काम करता है, लोकल कैथेरेटिक की तरह काम करता है। जैसे जलाप, आइपोमिया, इसका क्या काम होता है, कैथेरेटिक्स की तरह काम करता है। एंटी कैंसरस रेजिन्स भी होते हैं, जिसका एग्जांपल है पोडोफाइलम। इन ब्रोंकियल अस्थमा में भी रेजिन्स का यूज किया जाता है। कैनाबिस एक्सटर्नली यूज माइल्ड एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ टिंक्चर, और एक्सटर्नली यानी एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। बेंजोइन और ऑइंटमेंट एंड प्लास्टर के रूप में भी रेजिन्स का यूज किया जाता है। टर्पेन्स और कैलोफोनी एंड प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन एंड सब्सटेंस रिलीज फार्मूलेशन, यानी कि और इसका यूज किस में किया जाता है, तो इमल्सन बनाने में, और उसके अलावा जो कुछ फार्मूलेशन बनाना होता है उसमें भी हम रेजिन का यूज करते हैं। तो ये हो गया रेजिन के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोलेटाइल ऑयल एंड टर्पेनॉइड्स के बारे में। वोलेटाइल ऑयल्स ही होता है मेनली, वोलेटाइल ऑयल को ही टर्पेनॉइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वोलेटाइल के ऑयल का जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें वोलेटाइल ऑयल ही होता है। तो इसलिए वोलेटाइल ऑयल और टर्पेनॉइड दोनों लगभग एक ही है। अगर आप लोगों को दोनों चीज में लिखना आता है तो आप लोग इजीली उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करें, वोलेटाइल ऑयल आर द ऑर्डरस केमिकल सब्सटेंसेस which are easily evaporate when exposed to the air or ordinary temperature, यानी वोलेटाइल ऑयल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी इवोपरेट हो जाता है। These represent essence of the active constituent of the plant and hence also known as essential oil। ठीक है, जो भी इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्लांट से मिलता है, इसलिए उसको हम एसेंशियल ऑयल भी नाम देते हैं। वोलेटाइल ऑयल को आप एसेंशियल ऑयल भी बोल सकते हैं। They differ entirely in both the chemical and physical property from the fixed oil। कुछ फिक्स्ड ऑयल होते हैं जिससे क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, डिफरेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वोलेटाइल ऑयल आर फ्रीली soluble in ether and in chloroform and fairly soluble in alcohol and insoluble in water। तो जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो ईथर और क्लोरोफॉर्म में तो कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, लेकिन एल्कोहल में थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है और वाटर में तो इनसोल्यूबल ही होता है। आप लोगों को पता होगा जनरली ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। देयर डेंसिटी इज लोअर देन द वाटर विथ एक्सेप्शन, यानी जो भी वोलेटाइल ऑयल होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है वो वाटर से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तो जो ज्यादातर ऑयल जो होते हैं वाटर के ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्लोव एंड द सिनामन, यानी कि जो क्लोव ऑयल होता है और सिनामन ऑयल होता है वो क्या होता है, डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, यानी वाटर्स के कंपैरिजन में उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। दे पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हैव द हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड मोस्ट ऑफ देम ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ऑर्डर्स होकर दे, जो भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो ऑर्डरस होते हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और उसके अलावा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को या तो डेक्स्टो रोटेटरी रोटेट कराते हैं या लोबे रोटेटरी रोटेट कराते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है वोलेटाइल ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो डार्कर हो जाता है। ये हो गया वोलेटाइल ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों को अगर इसके बारे में और कुछ पता हो तो आप लोग इसको इजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का एग्जाम्पल है टर्पेटाइन ऑयल। आप लोग को मैंने बताया था टर्पेनॉइड्स भी इसी का एग्जाम्पल है, तो उसके बाद हम टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे।
एल्कोहल की अगर बात करें, एल्कोहल एग्जाम्पल है सैंडलवुड ऑयल और पिपरमिंट ऑयल। कीटोन इसका एग्जाम्पल कैरवे, डिल और फेनेल कैम्फर। एल्डिहाइड के बारे में बात करें, लेमन ग्रास ऑयल, सिनामन ऑयल और सैफरॉन। फिनॉल्स की अगर बात करें तो फिनॉल्स में एग्जाम्पल है क्लोव, अजवाइन और तुलसी। फेनोलिक ईथर एग्जाम्पल है नटमेग, कैलामस। ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कार्डेमम, यूकेलिप्टस, चिनोपोडियम ऑयल। एस्टर्स की अगर बात करें तो रोजेमरी ऑयल, गार्लिक और गुलथेरिया ऑयल होता है जो कि वोलेटाइल ऑयल को कंटेन करता है। वोलेटाइल आर द केमिकली डेराइव्ड फ्रॉम द टर्पीन, यानी जो भी वोलेटाइल ऑयल होता है जनरली वो टर्पीन से ही बनता है। मेनली मोनोसिस्क्वी टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि जो भी वोलेटाइल्स के ऑयल्स के बारे में आप लिख रहे हैं तो टर्पेनाइड्स के बारे में अगर आप लोगों को पूछ लिया जा रहा है तो जितनी चीजें आप वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में लिखेंगे उतना अगर आप वोलेटाइल ऑयल का टर्पेनॉइड्स में लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग वोलेटाइल ऑयल के बारे में याद करेंगे यानी कि आप डेफिनेटली टर्पेनॉइड्स के भी बारे में आप लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि लगभग पूरी जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम ही होती है। नेक्स्ट अगर बात करें टर्पेनॉइड्स की, टर्पेनॉइड्स आर द हाइड्रोकार्बन ऑफ द प्लांट ओरिजिन ऑफ द जनरल फार्मूला C5H8N एज वेल एज देयर हाइड्रोजिनेटेड डिहाइड्रोजिनेटेड डेरिवेटिव। यानी जो टर्पेनॉइड्स होते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसका जनरल फार्मूला होता है C5H8 और N। N क्या हो सकता है, डिफरेंट N हो सकता है। एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट, हाइड्रोजिनेटेड और डिहाइड्रोजिनेटेड डेरिवेटिव का भी टर्पेनॉइड्स होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड मेजॉरिटी ऑफ विच अकर्स इन द प्लांट वाइडली इन द लीफ। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा पाए जाते हैं वाइडली इन द लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द हायर प्लांट्स कॉनिफर, सिट्रस एंड यूकेलिप्टस। और मेनली लीव्स में, फ्रूट्स में और हायर प्लांट के सिट्रस में, यूकेलिप्टस में बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है, टर्पेनॉइड्स पाया जाता है। अ फ्यू ऑफ देम हैज आल्सो बीन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ ऐसे भी होते हैं टर्पेनॉइड्स जो कि अदर सोर्स भी मिलते हैं। टर्पीन्स आर द इजिली डिवाइडेड इनटू देयर आइसोप्रीन यूनिट। यानी कि जो टर्पीन्स होते हैं वो अपने आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। यानी जब भी कोई टर्पीन्स है आप उसको अलग करना चाहें तो वो आइसोप्रीन यूनिट में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट इज द मोनोमर ऑफ द एनी टर्पीन्स। कोई भी टर्पीन्स आयल है तो उसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो क्या होगा, आइसोप्रीन ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन कार्बन नंबर इट इज डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट। कार्बन नंबर के बेसिस पे इसे हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। C10 यानी मोनोटर्पीन, यानी कि इसमें जो C यानी कि कार्बन संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है एसेंशियल ऑयल, ओलियोरेजिन्स, पायरेथ्रीन। C15 सेस्क्वाइटर्पीन्स, इसका एग्जांपल है एसेंशियल ऑयल, सेस्क्वाइटर्पीन्स, लैक्टोन्स। C20 टर्पीन्स यानी कि कार्बन नंबर 20 होगा और इसका एग्जांपल है रेटिनोल। C30 टर्पीन्स आर स्टेरॉइड्स, एग्जांपल होगा सैपोनिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और C40 टेट्राटर्पीन्स, इसका एग्जांपल है बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा बीटा कैरोटीन। ये हो गया इसके एग्जांपल, कंप्लीट इसका एग्जांपल हो गया टर्पेनॉइड्स का। अब बात करेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल या टर्पेनॉइड्स। यानी कि अगर आप लोगों को मान लीजिए लिखने के लिए बोल दे टर्पेनॉइड ऑयल्स के बारे में भी, तो भी आप यही अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही लिखेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द वोलेटाइल आयर आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड इट इज यूजुअली कंटेंट इन द सम स्पेशल सिक्रेटरी टिश्यू फॉर एग्जांपल। यानी कि जो वोलेटाइल आयल होते हैं वो जनरली किस में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं और वो सिक्रेटरी टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल द ऑयल डक्ट ऑफ द अम्बलीफेरस फ्रूट, the oil cells are oil glands occurring in the subepidermal tissue of the lemon and orange, mesophyll of the eucalyptus leaves, trichomes of the several plants। ये जगहों पे टर्पेनॉइड्स ऑयल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, इन फ्यू केसेस इट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड, एग्जांपल बिटर आलमंड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। कुछ केसेस में क्या होते हैं, ये पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी टर्पेनॉइड्स है कुछ प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि ग्लाइकोसाइड का जब डिकम्पोजिशन होता है उस प्लांट में तब जाके टर्पीन ऑयल मिलता है और इसका एग्जांपल है बीटर आलमंड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मस्टर्ड को जनरली आप मस्टर्ड को हाथों में लेंगे तो वो महकेगी नहीं, ठीक है, कोई भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको क्रश करेंगे यानी कि जब उसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो देखेंगे उसमें से बहुत ही ज्यादा क्या आएगी,
स्मेल आती है, ठीक है ना, स्मेल आती है उसकी तरह। वो किसके कारण होता है? तो वो टर्पेनॉइड्स के कारण ही होता है। टर्पेनॉइड्स केमिकल्स के कारण ही उसकी जो जो भी उसमें से स्मेल आ रही है उसी के कारण से ही आती है। नेक्स्ट हम अगर आगे बात करें, वोलेटाइल ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द मेनी प्लांट। अब एक्सट्रैक्शन की बात करें, कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? तो लीव्स यूकेलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये एग्जांपल है। फ्लोरिंग टब्स, पिपरमिंट ऑयल, रोजेमरी ऑयल, सिंट्रोनेला ऑयल। स्टीम बाथ्स एंड वुड, सिनामन, टेक्सस, कैम्फर ऑयल, सैंडल ऑयल्स। फ्रूटिंग बॉडी, चिनोपोडियम ऑयल, कोरिएंडर, कार्वेज और फेनल। ये सारी चीजें क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज के द्वारा बनते हैं। राइजोम, कैलेमस, सीड्स, एनाटो। नाउडेज इंडिया एंड चाइना प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल फॉर एक्सपोर्ट। नाउडे, आज के समय में जो हमारा इंडिया है वो बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल और टर्पेनॉइड्स का क्या कर रहा है? यानी कि उसको डेवलप कर रहा है और उसको क्या कर रहा है? लार्ज अमाउंट में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आइसोलेशन मेथड फॉर वोलेटाइल ऑयल एंड टर्पेनॉइड्स। पहला है आइसोलेशन बाय डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय द वाटर आर स्टीम। यानी कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस कराना है वो वाटर या स्टीम की सहायता से कराना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन इज वाइडली यूज्ड। यानी कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, जो भी टर्पेनॉइड्स आयन मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है या तो वो हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड्स के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, आइसोलेशन बाय स्कैरिफिकेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल ऑफ लेमन, ऑयल ऑफ ऑरेंज एंड ऑयल ऑफ बेरगामोट। यानी कि स्कैरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो ऑयल ऑफ लेमन, ऑयल ऑफ ऑरेंज और ऑयल ऑफ बर्गामोट और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को, यानी बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं उसको निकालने में इसका यूज किया जाता है। These oils are found in the large oil gland just below the surface of the peels of the fruit। यानी जो भी फ्रूट का छिलका होता है ना उसके नीचे ग्लैंड्स होती है, वहीं से क्या किया जाता है? ये जो वोलेटाइल ऑयल या जो भी टर्पेनॉइड्स ऑयल होते हैं वो वहीं से निकाले जाते हैं। स्कैरिफिकेशन वर्क्स ऑन द टू प्रिंसिपल। जो स्कैरिफिकेशन होता है वो टू प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अब आइए उसके बारे में हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है स्पॉन्ज प्रोसेस। रिमूवल द फ्रूट कंटेंट बाय कटिंग एंड इमर्ज इन द वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर टाइम। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? जो भी ऊपर का छिलका है, यानी फ्रूट के ऊपर जो भी छिलका है उसको क्या कीजिए? आप कट कर लीजिए और कट करने के बाद उसको वाटर में रख दीजिए। देन फ्रूट कंटेंट आर प्रेस्ड ऑन द स्पॉन्ज ऑपरेटर, ऑयल ग्लैंड आर ब्रस्ट ओपन एंड द स्पॉन्ज एब्जॉर्ब द एग्जीक्यूटेड ऑयल। यानी कि जब क्या कीजिए, अब जो फ्रूट का है, जो भी फ्रूट कंटेंट है उसको क्या कीजिए? स्पॉन्ज ऑपरेटर आता है, ठीक है, एक स्पॉन्ज ऑपरेटर होता है जो कि स्पॉन्ज का बना हुआ होता है। अब क्या कीजिए? उसमें वहां पे उसको रख दीजिए। उसके बाद से उसको क्या कीजिए? प्रेस कीजिए। उसको आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। यानी कि स्पॉन्ज ऑपरेटर पे रख के उसको क्या करेंगे? आप इजीली प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो भी ग्लैंड्स होगी वो क्या आ जाएंगी? ब्रस्ट हो जाएंगी और उसमें से ऑयल्स जो होगा वो स्पॉन्ज में क्या हो जाएगा? स्पॉन्ज में क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। स्पॉन्ज क्या करेगा? वो वोलेटाइल ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो स्पॉन्ज लिक्विड कंटेन द बोथ वाटर एंड ऑयल, सो इट अलाउड टू द स्टैंड फॉर शॉर्ट टाइम वेयर अपॉन द ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर एंड इट इज कलेक्टेड। अब उसके बाद क्या कीजिए? आप स्पॉन्ज को उठाइए, स्पॉन्ज को क्या कीजिए? आप उसको निचोड़ दीजिए। जैसे ही आप निचोड़ेंगे तो उसमें से कुछ वाटर और कुछ वोलेटाइल ऑयल आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उसको क्या कर दीजिए? उसको सेपरेट कर दीजिए, वाटर को हटा दीजिए वहां से और वहां से आप वोलेटाइल ऑयल को इजिली निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूले प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द रिंड एंड रप्चर मैकेनिकली यूजिंग न्यूमरस पॉइंटेड प्रोजेक्शन विद अ रोटेटरी मूवमेंट एंड ऑयल इज कलेक्टेड। एक्यूले प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या किया जाए? रिंड, यानी कि जो भी छिलका या जो भी प्लांट है उसको क्या किया जाता है? उसको रप्चर कर दिया जाए। बाय मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल में मशीनरी जो सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसको रप्चर कर दिया जाता है और रप्चर करने के बाद उसको रोटेटरी मूवमेंट कराया जाता है। जैसे ही आप रोटेटरी मूवमेंट कराते हैं तो जो भी वोलेटाइल ऑयल्स है वो क्या हो जाते हैं? इजीली सेपरेट हो जाता है और आप उसका यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एनी वोलेटाइल ऑयल या टर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल। तो सबसे पहला है, टेक द नेचुरली कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल एंड ट्रीट विद द एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3। सबसे पहले आप वोलेटाइल ऑयल या टर्पेनॉइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस लीजिए और उसको सुडान 3, एक रिएजेंट होता है सुडान 3, उसको आप उससे ट्रीट करेंगे तो रेड कलर आप लोगों को मिलेगा, जिससे ये आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा कि आपने जो भी क्रूड ड्रग लिया है वो वोलेटाइल ऑयल कंटेन करता है। नेक्स्ट, टेक द नेचुरली कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल एंड ट्रीटेड विद द टिंक्चर ऑफ एल्केन
विच प्रोड्यूस द रेड कलर डेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द वोलेटाइल आयल। अब आप वोलेटाइल आयल को लीजिए और उसके बाद से एल्केन का टिंचर लीजिए, एल्केन का टिंचर लीजिए, उसके साथ उसको क्या कीजिए, मिक्स कीजिए। जैसे ही आप मिक्स करेंगे रेड कलर आप लोगों को इंडिकेट करने लगेगा कि वोलेटाइल आयल क्या है, प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वोलेटाइल आयल्स क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट, टेक 0.5 ml ऑफ द यूजेनॉल कंटेनिंग ड्रग एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ द 1% FeCl3 सॉल्यूशन। आप क्या कीजिए, यूजेनॉल कंटेनिंग टर्पेनॉइड्स लीजिए या वोलेटाइल आयल लीजिए, उसको 2 ड्रॉप्स उसमें ऐड कीजिए। जैसे ही आप 2 ड्रॉप्स का ऐड करेंगे FeCl सॉल्यूशन का, देन आप लोगों को ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। यानी ग्रीन कलर आप लोगों को इंडिकेट करने लगेगा कि आप लोगों ने जो सैंपल लिया है उसमें यूजेनॉल केमिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम कॉमन आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया, कुछ आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब क्या कीजिए, कॉमन मेथड है ये, टेक द 0.5 ml ऑफ अननोन वोलेटाइल आयल सैंपल एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ द 1% FeCl3। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एल्कोलाइड यानी कि जो भी आपका टर्पेनाइड आयल या वोलेटाइल आयल है उसका सैंपल लीजिए। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग वोलेटाइल आयल लिए हैं, हाँ, लेकिन आप लोग उसको लीजिए। अब उसमें क्या कीजिए, 2 ड्रॉप FeCl3 का मिला दीजिए, 2 ड्रॉप 1% FeCl3 का मिला दीजिए। अगर येलो कलर आता है तो इसका मतलब कि जो भी उसमें वोलेटाइल आयल है वो क्या है, मेंथोल है। ग्रीन कलर आता है इसका मतलब कि थाइमोल या यूजेनॉल उसमें प्रेजेंट है। वॉयलेट कलर आता है तो मिथाइल सैलिसाइलेट प्रेजेंट है। डार्क ब्लू कलर आएगा तो वैनिलीन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, कॉमन क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.5 ml का अननोन सैंपल ले लेंगे, उसमें 1% FeCl3 का 2 ड्रॉप ऐड कर लेंगे। आप उसको ऐड करने के बाद अगर उसमें येलो कलर आता है तो वो क्या है, जो भी वो केमिकल सब्सटेंस आपने लिया है वो क्या है, मिंथोल है। अगर ग्रीन कलर आता है तो थाइमोल या यूजेनॉल है। वायलेट कलर आता है तो मिथाइल सैलिसाइलेट्स है। और डार्क ब्लू कलर आता है तो वो वैनिलीन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सब कॉमन क्राइटेरिया हो गया जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इजिली वोलेटाइल आयल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में। In the pharmaceutical formulation, it is used as an flavoring agent and perfuming agent for masking the unpleasant odor of the drug। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बात करें तो वोलेटाइल आयल और वोलेटाइल आयल या टर्पेनॉइड्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में या परफ्यूमिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ड्रग बहुत ज्यादा ही कड़वा होता है। अब उसके अनप्लीजेंट ऑर्डर को या उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट या एज अ परफ्यूमिंग एजेंट भी वोलेटाइल आयल या टर्पेनॉइड्स का ही यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फूड बेवरेज एंड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। यानी कि टर्पेनॉइड्स या वोलेटाइल आयल्स का फूड में भी, बेवरेज में भी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। इट शोज मोर थेरापेटिक वैल्यू कार्मिनेटिव, यानी कि अम्बलीफेरस फ्रूट यानी कार्मिनेटिव की तरह बिहेव करता है। अम्बलीफेरस फ्रूट, इरिटेंट यानी टर्पेंटाइल एंड विंटर ग्रीन ऑयल। टर्पेंटाइन एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होता है वो इरिटेंट की तरह यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक यानी क्लोव, सेडेटिव, जेटामांसी और एंथेल्मिंटिक चिनोपोडियम आयल का यूज बहुत ज्यादा ही किया जाता है। तो ये हो गया वोलेटाइल आयल और टर्पेनाइड्स का यूजेज। तो यहां तक हमने कवर कर लिया है। एल्कोलाइड्स हमने पढ़ लिया, एल्कोलाइड्स पढ़ लिया, ग्लाइकोसाइड पढ़ लिया, टैनिन्स पढ़ ली, रेजिन्स पढ़ ली, वोलेटाइल आयल एंड टर्पेनाइड्स के बारे में पढ़ लिया। और यहां तक हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये